बिजली कवि और बादल कौवा नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। बिजली, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बादल जी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तभी उड़ता हुआ कबूतर उन दोनों के पास आता है। अरे कौवो, तुम दोनों यहाँ आराम से लेटे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या बात है गंदी आंखों वाले, क्या तुम्हें तमीज नहीं है आने की? ऐसे ही आकर हमारे सरों पर बैठ जाते हो। काली कवि, कभी खुद भी अच्छा बोल लिया करो। आई बड़ी मुझे तमीज सिखाने वाली। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, बात तो बताते जाओ। तुम भी बात मत करो मुझसे, गंदे कौवे। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली कवि मानो चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर घर में तो कोई भी नहीं था। लगता है चिड़िया गहरी नींद सोई हुई है। लेकिन बिजली कवि चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। तभी पीछे से मानो चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, बस कर दो, क्या दरवाजा तोड़ोगी तुम? चिड़िया, तुम बाहर थी? हाँ बिजली, बताओ क्या काम था? वो मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए था, क्या मिल जाएगा? बिजली बहन, क्या आपने पक्षी का ऐलान नहीं सुना? ऐलान? कैसा ऐलान? कुछ ही दिनों तक जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमारे आसपास के जंगलों में भी बारिशें हो रही हैं। और पता है बिजली बहन, उन जंगलों में बाढ़ आ गई है। बस इसीलिए मैं भोजन जमा कर रही हूँ। अच्छा चिड़िया, लेकिन वो भोजन? माफ कीजिए कवि बहन, लेकिन आज मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन लेकर अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। बदला लूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगी। चिड़िया की बच्ची, अब तो देखती जा। फिर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बिजली कवि चिड़िया के घर में आ जाती है और वो जोर जोर से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। बबलू भाई, लगता है आज फिर से कोई गंदा पक्षी आ गया है। मम्मा भी तो घर पर नहीं है, अब बताइए क्या करें, नहीं तो ये पक्षी हमारे घर का दरवाजा ही तोड़ देगा। डरो मत मीना बहन, ये अभी चला जाएगा। मुझे सब पता है मीना बबलू, तुम दोनों अंदर ही हो। बहुत अच्छा होगा, आराम से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को मार डालूंगी। ये हमें डरा रहा है मीना बहन, आप चुप ही रहना। बबलू भैया, अगर सच में हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। दोनों बच्चे डरते हुए दरवाजा खोल देते हैं। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब चुपचाप एक साइड पे खड़े रहो। बिजली कवि मानो चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, इतना ढेर सारा भोजन ये तुम कहाँ से लाई हो? मेरी बेइज्जती की थी उस छोटी चिड़िया ने, सारा दाना मैं उसी के घर से लाई हूँ। देखना, अब जब वो छोटी चिड़िया घर आएगी तो रोएगी, उसे ये भोजन नहीं मिलने वाला। बिजली, तुमने तो मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अब जंगल में बारिश आए या तूफान, हमें कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया बहन, मैंने तो काफी भोजन जमा कर लिया है। मेरे तो बारिशों के दिन अब आराम से गुजर जाएंगे। हाँ तोते भैया, मैंने भी ढेर सारा भोजन जमा कर लिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, अब तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे हैं। हवाएं बहुत तेज हो रही हैं। दोस्तों, अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मानो चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे थे। बच्चों, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा, वो बिजली आंटी आई थी, उन्होंने हमें बहुत डराया और हमारा सारा भोजन भी उठा कर ले गई। कवि, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चों चुप हो जाओ, चलो अंदर चलो। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में ले जाती है। बच्चों, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप उस आंटी के पास मत जाना, वो बहुत बुरी है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बबलू बेटा, वो कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम दोनों डरो मत, मैं अभी आती हूँ।
फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर कौवों के पास जाती है। बिजली, तुम ये सारा दाना मेरे घर से लाई हो। चोर कौवे, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सब दाना मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया है। अब जल्दी से मेरा सारा भोजन मुझे वापस करो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद कर कर भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। ये दाना हमारा है, जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर अपना दाना ढूंढो। मानो चिड़िया रोने लगती है। अगर ये भोजन मैं नहीं खा पाई, मेरे बच्चे नहीं खा पाए, तो तुम दोनों के नसीब में भी नहीं होगा। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो जरूर न्याय करेगा। चल भाग जा चिड़िया यहाँ से, अब गरीबों वाला रोना धोना यहाँ न कर। चल चल भाग। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में जंगल में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया बारिश में अपने घर चली जाती है। बिजली, आज वो छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही बददुआएं देकर गई है। बादल, छोड़ो उसे और तुम ये दाना खाओ। वो दोनों पति पत्नी दाना खा ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बादल, ये क्या हो रहा है? जल्दी से बाहर निकलो। जोर से बादल गरजता है और कौवों का घर नीचे आकर गिरता है। हाय बादल, मेरी कमर टूट गई। लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। चिड़िया, चिड़िया बहन। मानो चिड़िया कौवों का शोर सुनकर वहाँ आती है। फिर मानो चिड़िया उन दोनों कौवों को घर के नीचे से निकालती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहते हुए मानो चिड़िया अपना भोजन उठाती है और वापस अपने घर की ओर चली जाती है। बादल जी, चिड़िया तो गई, अब हम क्या करेंगे? बिजली, मेरे तो सर पर चोट लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों कौवे बारिश में बैठे रो रहे थे। बारिश थी कि और भी तेज होती जा रही थी। बिजली कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे, झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा। मुझे सच सच बताओ बादल, तुम्हारे परों से ये गुलाब के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तुम तो कचरे से भोजन ढूंढने गए थे ना? सच बताओ, क्या तुम फिर उस नीली कवि के पास गए थे जो फूलों के बागीचे में रहती है? नहीं नहीं बिजली, वो असल में मैं फूलों की दुकान के पास से गुजरा था तो खुशबू मुझसे चिपक गई। तुम तो हर समय मुझ पर शक करती रहती हो। अरे बहू, छोड़ दे बेचारे को, कहीं से थोड़ी खुशबू लगा ली होगी तो क्या हुआ? तू तो ऐसे शोर मचा रही है जैसे इसने तुझे छोड़कर किसी कवि से शादी कर ली हो। दोस्तों, ये तो शुरुआत थी इस घर में जहाँ हर शाख पर एक जासूस और हर घोंसले में एक राज छुपा था। आज एक ऐसा हंगामा होने वाला था जिसमें कोमल चिड़िया और कबूतर भी फंसने वाले थे। मुझे पूरा यकीन है कि बादल का चक्कर उस नीली कवि के साथ चल रहा है। वो काली कवि बहुत फैशनेबल है और हमेशा अपने पंखों को सजा कर रखती है। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपनी दोस्त कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन, मेरी मदद करो और बादल का पता लगाओ कि ये रोज रात को कहाँ जाता है। हो ना हो ये उस नीली कवि से मिलने ही जाता है। हाँ बिजली बहन, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैंने कल रात देखा था बादल भैया को। वो नदी किनारे उस नीली कवि को पिज़्ज़े का टुकड़ा खिला रहा था। क्या पिज़्ज़ा? मेरे खाने के लिए सूखे दाने तक नहीं लेकर आता और उस नीली कवि के लिए पिज़्ज़ा? आज रात मैं इसका पीछा करूंगी और इसे रंगे परों पकड़ूंगी। बरगद के पेड़ पर कबूतर रहता था जिसका काम बस अपना पेट भरना था।
अरे तोते, सुना है तुमने बिजली कप्पी ने बादल के खिलाफ एक पंचायत बुलाई है। आज जंगल की पंचायत में बड़ा मजा आएगा और मैंने सुना है वहाँ खाने के लिए भी भोजन होंगे। चुप कर जा कबूतर, तुझे तो बस खाने की पड़ी है। तुम्हें पता है वहाँ बिजली कप्पी बादल के पर नोचने वाली है। तभी बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। तोते और कबूतर, मैंने उस नीली कप्पी की सारी बातें सुन ली। उस नीली कप्पी ने बिजली की सास को अपने साथ मिला लिया है और वो दोनों मिलकर बिजली को घर से निकालने का प्लान बना रही हैं। रात हो जाती है। बिजली कप्पी, कोमल चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी पर जाते हैं और वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी बादल कप्पा नीली कप्पी को लेकर वहाँ आता है। बादल जान, तुम अपनी उस बिजली से कब जान छुड़वाओगे? वो तो हर वक्त काई काई करती रहती है, जरा भी अच्छी नहीं लगती। नीली, कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। हम इसे पड़ोस के जंगल में छोड़ आएंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सारी बातें सुनकर बिजली कप्पी से रहा नहीं जाता और वो झाड़ियों से बाहर निकल आती है। ओए बादल के बच्चे, अब तो मुझे छोड़ेगा? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कप्पी वहाँ आती है, लेकिन बादल कप्पा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जंगल में पंचायत थी और सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे होते हैं। उल्लू जज बना बैठा था। बादल कप्पी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने बिजली कप्पी के होते हुए नीली कप्पी को पिज्जा खिलाया। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? उल्लू जी, वो पिज्जा नहीं था, वो तो एक बासी रोटी का टुकड़ा था। तभी कबूतर बीच में बोल पड़ता है। झूठ झूठ बोल रहा है, वो पिज्जा ही था। मैंने खुद इससे पनीर चखा था। इसी दौरान सावित्री ने अपना पैंतरा बदला। उल्लू, देखो, मेरी बहू बहुत बुरी है। हर समय मेरे बेटे से लड़ती रहती है और कभी भी मेरे बेटे को वक्त पर भोजन नहीं खिलाती। इसीलिए तो वो बाहर जंगल में मुंह मारता फिरता है। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी कोमल चिड़िया नीली कप्पी का बैग लेकर आती है। माँ जी, आप नीली कप्पी का साथ दे रही हैं। क्या आपको पता है कि नीली कप्पी ने आपके सोने का हार चुराया है? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वो बैग खोलती है तो उसमें से सोने का हार निकल आता है। हाय हाय, मेरा सोने का हार कब से ढूंढ रही थी मैं। मुझे लगा था कि ये इस बिजली कप्पी ने चुराया है। तो इसका मतलब मेरे घर में आज तक जो भी चोरियां हुई है वो सब नीली कप्पी ने की है। अरे ओ नीली, क्या तूने मेरे गहने चुराए? ये सुनते ही नीली कप्पी चुप कर जाती है। ओए बादल, अभी के अभी इस नीली डाइन को भगा दे। मेरी बहू बिजली ही बहुत अच्छी है, कम से कम वो चोरियां तो नहीं करती। फिर सावित्री अपना डंडा उठाती है और नीली कप्पी को पीटना शुरू कर देती है। बादल कप्पा बेचारा अपनी माँ और पत्नी के बीच में ऐसा फंसा था कि इसके आधे पर झड़ जाते हैं। नीली कप्पी वहाँ से भाग जाती है। बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी कप्पी को आंखें उठाकर नहीं देखूंगा। अच्छा, देखने के लिए तुम्हारी आंखें बचेंगी तो फिर ही देखोगे ना। ऐसा कहते हुए बिजली कप्पी बादल कप्पी को मारने लगती है। बादल कप्पा वहाँ से भाग जाता है और बिजली कप्पी बादल कप्पी के पीछे पीछे भागती है। अब बादल कप्पा घर में बिजली कप्पी के पाँव दबाता है और उससे माफिया मांगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सुनहरी चील उड़ते हुए बिजली कप्पी के पास आती है। बिजली कप्पी, मुझे तुमसे एक काम था और वो मेरा काम तुम ही कर सकती हो। जी जी चील चाची, बताइए कौन सा काम है? बिजली, मेरे भोला जी बहुत बीमार हैं और वो कबूतर का शोरबा पीना चाहते हैं। जंगल में एक तुम ही हो जो मुझे कबूतर लाकर दे सकती हो। हाँ चील चाची, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है, मगर मुझे क्या मिलेगा? बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कबूतर के बदले में ढेर सारा भोजन दूंगी। चील चाची, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ है। फिर बिजली कप्पी वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया,
क्या तुमने कबूतर को देखा है? हाँ, मगर तुम्हें कबूतर से क्या काम है? तो मैं भोजन लेने जा रही थी, सोचा आज कबूतर को भी साथ लेकर जाती हूँ। अरे वाह, आजकल तो तुम कबूतर का बहुत ध्यान रख रही हो। कबूतर तो नदी के पास बैठा हुआ है, फिर बिजली कभी उड़ती है और नदी के पास जाती है। कबूतर भैया, कहाँ हो तुम? कबूतर तो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। कबूतर, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? बिजली, मैं ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी मैंने एक शिकारी चील को अपने जंगल में देखा था, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ गया। कबूतर, एक तो तुम डरते बहुत हो, वो शिकारी चील तो कब की चली गई है। मैंने आज मीठा फलों का हलवा बनाया है, सोचा अपने कबूतर भैया के साथ ही खाऊंगी। बिजली, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, कभी कभी तो लगता है कि तुम सच में मेरी बहन हो। फिर कबूतर बिजली कवि के साथ चला जाता है। बिजली कवि कबूतर को शिकारी चील के पास ले जाती है। बिजली, ये तुम मुझे किस तरफ ले आई हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना? कबूतर, मैंने चिड़िया को भी बुलाया है, उसे भी आ लेने दो, हम चिड़िया को साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी बिजली कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सुनहरी चील को इशारा करती है और सुनहरी चील पीछे पेड़ से निकलकर कबूतर पर हमला कर देती है। धोखा! बिजली, तुमने मुझे धोखा दिया है, देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगी। अरे बिजली, तुमने मेरा काम कर दिया, ये लो भोजन। चील चाची, मैं बहुत आसानी से पक्षियों को तुम्हारे पास ला सकती हूँ, अगर चाहो तो कल भी यहाँ आ जाना। हाँ हाँ, जरूर। फिर सुनहरी चील कबूतर को मारकर अपने पंजों में ले जाती है और बिजली कवि किसी की जान के बदले भोजन लेकर खा लेती है। चीकू भैया, कबूतर कहाँ है? मैंने दोपहर के बाद से कबूतर भैया को नहीं देखा। मैंने देखा था, वो तो बिजली कवि के साथ जा रहा था। ठीक है, मैं बिजली से पूछ कर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, कबूतर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसके पास नदी पर गई थी और फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने। अच्छा, मैं कबूतर के घर जाकर देखती हूँ। मानो चिड़िया बंटी कबूतर को पूरे जंगल में देखती है, मगर उसे कबूतर कहीं भी नहीं मिलता। फिर मानो चिड़िया कबूतर की खोज में पहाड़ों की ओर जाती है, तो कबूतर को शिकारी चील की गुफा के बाहर हंडिया के पास पड़ा देखकर रोने लग जाती है। जालिम चील, तुमने जरा से मांस के लिए बेचारे मासूम कबूतर की जान ले ली। तुम बहुत जालिम हो। फिर चिड़िया रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरे दिन सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस जालिम चील ने हमारे जंगल का रास्ता देख लिया है। वो अब रोज आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मन कर रहा है कि ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊं। किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है उस जालिम चील को बस कबूतर का ही शिकार करना था। देखना, वो आज नहीं आएगी। फिर वो सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर बिजली कवि बड़े घने पेड़ के पास जाती है। वो जालिम चील पहले से वहाँ आई हुई थी। चील चाची, जंगल के सभी पक्षी बहुत सावधान हैं, तुम ऐसा करो, इन पेड़ों के पीछे छुप जाओ। बिजली, आज कोई चिड़िया ही लेकर आना, मैं अपने भोला जी को चिड़िया का सूप बना कर दूंगी। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चील चाची तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया ही लाऊंगी। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे नदी से पानी पीने जाना है, लेकिन अकेले जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। बिजली बहन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के साथ चली जाती है। बिजली कवि मानो चिड़िया को नदी की तरफ नहीं बल्कि घने जंगल की ओर ले जाती है। बिजली, नदी तो दूसरी ओर है। चिड़िया, कबूतर के बदले में मुझे थोड़ा भोजन मिला था और तुम्हारे बदले में मुझे पूरी बोरी भरकर भोजन मिलेगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे से चील तेजी से हमला करने आती है, लेकिन चिड़िया तो वहाँ से भाग जाती है और चील चिड़िया पर हमला करने की बजाय बिजली कवि पर हमला कर देती है। एक दो बार में ही बिजली कवि मर जाती है। अरे,
ये कॉफी तो मेरे किसी काम की नहीं है। इस काली कॉफी का शोरबा थोड़ी ना मैं अपने भोला जी को दूंगी। लगता है आज तो खाली पंखों ही लौटना होगा। फिर शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया भी वापस अपने जंगल में पहुँच जाती है। दोस्तों, अब हमें इस जंगल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मन वो शिकारी चील नहीं बल्कि हमारी अपनी ही दोस्त थी। बिजली कभी ही सबको अपने जाल में फंसाकर शिकारी चील के पास लेकर जाती थी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। निकल जाओ मेरे घर से और अपने 2 बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई, सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए, आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, आज आने दो मेरे बेटे को।
आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है। बबलू जी जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है। पति जी मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा ये सब झूठ बोल रही है, तुम मुझे जानते हो ना। तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी? सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है, अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ, मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी? ऐ ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई। बेटा मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता।